गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए अपन शुरुआत करते हैं आज नए चैप्टर की। बेसिकली बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, तो नाम तो आपको मालूम ही होगा। तो पूरी कोशिश करूँगा मैं अपना कि एनसीईआरटी के अंदर जो भी कंटेंट है वो पूरा कवर कर सकूँ, पूरी ट्राई करूँगा समझाने का। और अगर बाहर से भी कुछ आया तो उसके लिए भी वो भी सब आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए अपन यहाँ पे शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर का, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इस वर्ड का मतलब समझते हैं। लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, लिविंग वर्ल्ड का मतलब हो जाएगा कि बेसिकली जिसके अंदर लाइफ प्रेजेंट होगी, ठीक है, और उसको अपन लिविंग बोलेंगे। या फिर जो अपन थोड़ी सिंपल लैंग्वेज बोलेंगे, जो अपन बोलेंगे कि सांस ले रहे हैं, तो उसको ये लिविंग ऑर्गेनिज्म वो हो जाएगा। अपन उसको बोल सकते हैं जिसके अंदर लाइफ प्रेजेंट होगा उसको अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ठीक है, अपने एनवायरनमेंट के, अपने आसपास के क्लाइमेट के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर अपन दो टाइप की चीजें देखते हैं, फिर दो टाइप के अपन ऑर्गेनिजम्स देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसके अंदर अपन बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा मेरे पास में नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन हो जाएंगे? ठीक है भाई, जिसके अंदर लाइफ प्रेजेंट होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी के अंदर आएंगे, जिसके अंदर लाइफ एब्सेंट होगा वो नॉन लिविंग के अंदर आएंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये लिविंग है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसके अंदर क्या होगा? लाइफ प्रेजेंट होगा। ठीक है, लाइफ बेसिकली किससे किसके अंदर प्रेजेंट होगी? सेल के अंदर। अपन बोल सकते हैं कि द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? सेल होता है। ठीक है, जहाँ पे सेल होगा वहाँ पे लाइफ होगा। ठीक है, और जहाँ पे लाइफ होगा तो अपन उसको बोल सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो बेसिकली अपन इसकी बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरा आ जाएगा अपने पास में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपन एक और दूसरे नाम से भी अपन इसको बोल सकते हैं इन एमिनेट एंटिटी। इन एमिनेट एंटिटी या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अपन ये दोनों इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अपन ने बात किया यहाँ पे अपन, हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे? जिसके अंदर क्या होगा? लाइफ। लाइफ की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो लिविंग और लाइफ किससे बनती है? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल हो जाएगा, वो सेल हो जाएगा। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ होती है? जी बिल्कुल होती है। तो इसके अंदर ये प्रेजेंट होगा। और किससे बनी होती है? सेल से। ठीक है, तो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल प्रेजेंट होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। ठीक है, उसके बाद में बात करें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर इनएमिनेट एंटिटीज की। ठीक है, तो नॉन लिविंग आ जाएगा, मतलब इसके अंदर लाइफ एब्सेंट होगा। और अगर लाइफ एब्सेंट होगा तो किसकी वजह से एब्सेंट होता है? सेल की वजह से। सेल ही नहीं होगा वहां पे लाइफ ही नहीं होगा, और जिसके अंदर लाइफ नहीं होगा उसको अपन बोलेंगे नॉन लिविंग या फिर इनएमिनेट एंटिटी। ठीक है, तो सेल इसके अंदर क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करेंगे उन कैरेक्टर्स की। ठीक है, जो उन फीचर्स की जिनके बिहाफ पर अपन ये बोल सकते हैं कि ये नॉन लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो अपन उन कैरेक्टर्स की बात करें तो एक बार मैं उनका लिस्ट आउट कर लेता हूं, जो जो कैरेक्टर्स अपन बोलते हैं यहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बात करते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिनको देख के, जिनको स्टडी करके अपन ये बोल सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन के पास आएगा, क्या आएगा? ग्रोथ। दूसरा आ जाएगा रिप्रोडक्शन। तीसरा आ जाएगा मेटाबॉलिज्म। फोर्थ आ जाएगा सेलुलरिटी, अपन बोल सकते हैं। फिफ्थ आ जाएगा कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो
तो ये 5 फीचर ऐसे हैं जिनको स्टडी करके या फिर ये जिनके अंदर प्रेजेंट अपन बोल सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसके अंदर से ये तो बात हो गई कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, ठीक है। अब अपन फीचर्स की बात करें तो दो टाइप के फीचर की अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। एक तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, ठीक है, दूसरा होता है डिफाइनिंग फीचर्स। तो वो डिफाइनिंग फीचर क्या होता है मैं बताता हूँ। डिफाइनिंग फीचर की अपन बात करेंगे, ठीक है। तो इस डिफाइनिंग फीचर की खुद की दो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अगर दोनों सेटिस्फाई करते हैं तो वो कैरेक्टर ही डिफाइनिंग फीचर होगा। समझ में आया? कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए जनरल कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डिफाइनिंग फीचर ओपन वो डिफाइनिंग फीचर वो होते हैं जिनकी खुद की दो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। डिफाइनिंग जो फीचर है उसकी खुद की ऐसी दो प्रॉपर्टी होगी, अगर कोई थिंग या फिर कोई ऑर्गेनिज्म उन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तभी वो डिफाइनिंग फीचर्स की कैटेगरी के अंदर आएगा। और अगर वो एक और डिफाइनिंग फीचर की कैटेगरी के अंदर आ गया तो ये कंफर्म हो जाएगा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो अपन इसकी बात करेंगे डिफाइनिंग फीचर्स की। तो डिफाइनिंग फीचर की खुद की कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज आ जाएगी, तो मैं बात करूं इसके अंदर पहला आ जाएगा प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी आ जाएगी प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये इसका जो पहली प्रॉपर्टी वो है कि सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। और अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो हो जाएगा ओनली इन ऑर्गेनिज्म। क्या दूसरी प्रॉपर्टी क्या जाएगा? ओनली ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। नॉन लिविंग के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो डिफाइनिंग फीचर की खुद की दो प्रॉपर्टी क्या जाएगी? प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म और ओनली इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो जनरल कैरेक्टर होगा, ये डिफाइनिंग फीचर होगा, ठीक है। अब अगर इनके अंदर अपन बात करें तो मैं लेऊंगा जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, ठीक है, इनको मैं काउंट करूंगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर, ठीक है ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर पांचों के पांचों कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों के अंदर मैं डिफरेंस कर रहा हूं, मतलब इन पांचों के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो डिफाइनिंग फीचर है वो कौन कौन से हैं? तो मेटाबॉलिज्म, सेलुलरिटी और कॉन्शियसनेस, ठीक है। ये जो तीन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, ये अपन काउंट करेंगे किसके अंदर? डिफाइनिंग फीचर के अंदर अपन इनको लेंगे, ठीक है। तो यहां से एक बात निकल के आती है, समझिएगा कि जो डिफाइनिंग फीचर होता है ऑल डिफाइनिंग फीचर्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ऑल डिफाइनिंग फीचर होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कैसे? लेकिन ऑल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या लेंगे? वो डिफाइनिंग नहीं होंगे, क्योंकि ये पांचों के पांचों कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। इनके अंदर डिफाइनिंग फीचर है, तो क्या हो जाएगा? और डिफाइनिंग फीचर क्या? ऑल डिफाइनिंग फीचर्स आर ऑल डिफाइनिंग फीचर्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो जाएंगे, ठीक है। ये बात सही है, ठीक है। लेकिन ऑल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर डिफाइनिंग फीचर, ये बात गलत है, ठीक है। यहां से ये बात निकल के आती है। तो ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है कि ऑल डिफाइनिंग फीचर्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बट ऑल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर नॉट डिफाइनिंग फीचर्स, ठीक है। तो ये जनरल थिंग हो गया। अब अपन एक एक टॉपिक की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें मेटाबॉलिज्म की, मैं बात करूं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मैंने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़े थे? 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े थे। उनमें से पहला कौन सा आ जाएगा? ग्रोथ, दूसरा आ जाएगा रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, फोर्थ सेलुलरिटी एंड फिफ्थ आ जाएगा कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये 5 पढ़े थे। अपन को वन बाय वन अपन थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, जितना कि एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है वो थोड़ा सा जो कुछ बात से कभी कभार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है। देखिए सेल हो या फिर कोई ऑर्गेनिज्म हो या फिर कोई ऑर्गन हो, ठीक है, जितने भी मतलब लिविंग्स हैं उसके अंदर, तो इनके ये पूरा होने के बाद में आप बताइएगा कि ये डिफाइनिंग फीचर है
की कैटेगरी के अंदर आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन की अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, जितने भी रिएक्शन चलते हैं एक सेल के अंदर वो थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन चलती है, हंड्रेड्स ऑफ रिएक्शन चलती है उस सेल को या फिर उस लाइफ को, उस बॉडी को, उस ऑर्गन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। कुछ चीजों का बनना होता है, कुछ चीजों का टूटना होता है, ठीक है। टूटेगी तभी एनर्जी मिलेगा, ठीक है। जैसे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल के अंदर जाते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स कुछ होते हैं वो लार्ज के अंदर जाते हैं, ठीक है। जितने भी रिएक्शन बन रहे हैं, किसी के अंदर ऑक्सीजन निकल रहा है, किसी के अंदर CO2 कंज्यूम हो रहा है, CO2 निकल रहा है, ग्लूकोज कंज्यूम हो रहा है, ग्लूकोज निकल रहा है, ग्लाइकोजन कंज्यूम हो रहा है, तो मतलब डिफरेंट रिएक्शन चलती है एक सेल के अंदर या फिर अपन बोल सकते हैं एक ऑर्गन के अंदर। तो उन सब रिएक्शन उनका सम टोटल, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं लेंगे अपन, उन जितनी भी रिएक्शन चल रही है एक सेल के अंदर, ठीक है, या फिर एक बॉडी के अंदर, उनका सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस इज नोन एज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। पर्टिकुलर रिएक्शन को अपन नहीं बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, ये मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, ऐसा अपन नहीं बोल सकते, ठीक है। क्योंकि सिंगल जो रिएक्शन होती है वो कभी भी परफॉर्म नहीं होती है, ठीक है। किसी दूसरी रिएक्शन का इंटरमीडिएट उसके अंदर इनिशिएटर का काम करता है, ठीक है। ऐसा करके सारी रिएक्शंस होती है वो कंबाइंड होती है, ठीक है। कोई भी रिएक्शन पर्टिकुलरली परफॉर्म नहीं की जा सकती बॉडी के अंदर, ठीक है। तो सम टोटल इसकी डेफिनेशन अपन लिख देते हैं, सम टोटल ऑफ all the biochemical reactions, ठीक है। सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, ठीक है। अब जैसा कि अपने बात किया था कि मेटाबॉलिज्म के अंदर कुछ चीजों का सिंथेसिस होता है, कुछ चीजों का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे अपन ये मेटाबॉलिज्म को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म को अपन जनरली दो कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करेंगे, एक आ जाएगा कैटाबॉलिज्म, दूसरा अपन बात करते हैं एनाबॉलिज्म का, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है वो इस वर्ड के अंदर ही है। कैटाबॉलिज्म का अगर जैसे अपन समझे कैटा कट, ठीक है, कट, ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या होगा, जो भी सिंथेसिस हुआ है, ठीक है, या फिर नहीं भी हुआ, जो प्रोडक्ट जो अपन ने खाया है, प्लांट्स ने कंज्यूम किया है, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन होना, उसका कट होना, ठीक है। जैसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो उस रिएक्शंस को बोलते हैं, उन प्रोसेसेस को अपन बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब हो जाएगा कुछ कट होना या फिर एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल फॉर्म होना। तो कौन से मॉलिक्यूल से कौन सा फॉर्म होगा, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल इसके अंदर किस में कन्वर्ट होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर। समझ में आया, कैटाबॉलिज्म का मतलब हो जाएगा कट करना है, फिर मतलब लार्ज मॉलिक्यूल को, जैसे कोई ये एक मॉलिक्यूल आ जाएगा अपने पास में, ठीक है, ये अपन ने कंज्यूम किया, जैसे अपने रोटी खाई या फिर खाना खाया, कुछ भी खाया, अपन बॉडी के एग्जांपल में के हिसाब से अपन को बता रहा हूँ, ठीक है। अपन ने इतना है कि बाइट लिया, अपन ने उसको स्वेल कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद में अंदर जाके वो ऐसा तो है नहीं कि ये पूरा पूरा ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसी से अपन को डायरेक्ट एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। कुछ एंजाइम आएंगे, कुछ केमिकल्स आएंगे, ठीक है, वो इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट के अंदर इसको काट देंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे पार्ट के अंदर ही कट जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे कैटाबॉलिज्म, मतलब बड़ा मॉलिक्यूल वो छोटे मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है, कैटाबॉलिज्म। दूसरे की बात करें एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का अपन बोल सकते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस अपन बोल सकते हैं कि मतलब कोई चीज बन रही है, कोई चीज सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। जैसे अपन खाना बनाते हैं तो उसको लिए रॉ मटेरियल चाहिए अपन को, ठीक है। जैसे रोटी बना रहे तो आटा हो जाएगा, नमक डालते हैं, बेसन डाल देते हैं, मतलब वो छोटी छोटी चीजें बन के रोटी बना रही है, मतलब बड़ा चीज बना रही है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन जनरली बोल सकते हैं जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे वो एग्रीगेट होकर क्या बनाएंगे, लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे इसका रिवर्स हो जाएगा, बेसिकली यही बात है, ठीक है। इसका रिवर्स हो जाएगा, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे वो बड़ा मॉलिक्यूल आगे बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म का चलिए थोड़ा सा और इसको क्लासिफाई करते हैं कि मेटाबॉलिज्म मतलब रिएक्शंस का कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि एक सेल है, सेल के अंदर 100 रिएक्शन चल रही है, ठीक है, 100 रिएक्शन चल रही है, तो उसको मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे नंबर लगा रहे हैं, तो ऐसे मैं नहीं बोल सकता कि 5th नंबर रिएक्शन है ये मेटाबॉलिज्म है,
6 नंबर रिएक्शन है ये मेटाबॉलिज्म है, 50 नंबर रिएक्शन है ये मेटाबॉलिज्म है। तो अपन इसको ऐसे नहीं बोल सकते, अगर उन सम टोटल उनका होगा ना तभी उनको अपन मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। 100 में से मान लीजिए 99 रिएक्शन को मैं ये बोलूं कि 99 रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है, उसको अपन मेटाबॉलिज्म नहीं बोल सकते, ठीक है। 100 की पूरी सारी रिएक्शन लेनी पड़ेगी, 100 मैं बोलूं 100 रिएक्शन है मेटाबॉलिज्म, हाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है। एक सेल के अंदर 100 रिएक्शंस हो रही है, ठीक है, तो उतनी ही रिएक्शन है, ठीक है, 101 रिएक्शन नहीं हो रही उसके अंदर, 99 नहीं हो रही, 100 हो रही है, ठीक है, तो पूरा अपन उसको बोल सकते हैं कि हाँ ये मेटाबॉलिज्म है। इसके अंदर सिंथेसिस होगा, इसके अंदर कैटाबॉलिज्म होगा, इसके अंदर एनाबॉलिज्म होगा, ठीक है। तो ये, और जिसके अंदर मान लीजिए अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई सेल है, तो ये तो कंफर्म है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट ही होगा, ठीक है। विदाउट मेटाबॉलिज्म लाइफ नहीं होती, ठीक है, कोई भी चीज का सिंथेसिस नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो बेसिकली ब्रीथ नहीं कर सकता, उसको एनर्जी नहीं मिल सकता, तो वो ऑर्गेनिज्म डेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको सिंपल में बोलें तो मेटाबॉलिज्म इक्वल्स टू लाइफ, ठीक है। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ तो लाइफ भी नहीं है, मेटाबॉलिज्म बंद तो लाइफ भी बंद, मतलब डेड हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसलिए अपन इस फीचर को डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं, ठीक है। एक तो सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, जैसे कि अपन ने बताया कि विदाउट मेटाबॉलिज्म में कोई लाइफ नहीं होती, और लाइफ होगी वहां पे सेल होगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म चाहे कैसा भी उसके अंदर सेल प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है, चाहे वो यूनिसेलुलर क्यों हो, जिसके अंदर एक ही सेल क्यों ना होगा, एक ही भी सेल होगा उसके अंदर भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होगा, उसके अंदर भी मेटाबॉलिज्म चलेगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी उसकी क्या थी, ओनली इन लिविंग, ओनली इन ऑर्गेनिज्म, तो ये भी बात सही है, नॉन लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं चलता है, जैसे ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ठीक है, तो इनके अंदर कोई रिएक्शंस नहीं चल रही, बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं चल रही है, ठीक है, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं है, मेटाबॉलिज्म नहीं है तो ये डेड है, मतलब नॉन लिविंग थिंग आ जाएगा, ठीक है। अगर अपन अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये एक सेल है, क्या है, सेल है, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट रिएक्शन चल रही है, ठीक है, उन डिफरेंट रिएक्शंस को मैं नाम दे रहा हूँ, ए रिएक्शन, बी रिएक्शन, सी, डी, ई और एफ हो जाएगा, ठीक है। इतनी रिएक्शंस इसके अंदर चल रही है, ठीक है, ये कंबाइनली हो रही है। मान लीजिए एक रिएक्शन, एक सेल के अंदर ये 6 ही रिएक्शन है, 6 के ऊपर रिएक्शन नहीं हो, तो अपन इसको अब अपन इसको बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म है इसके अंदर, ठीक है। इन रिएक्शंस के सम टोटल को अपन क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म, अगर इसके अंदर 6 रिएक्शन हो रही है तो, ठीक है, अपन इसको मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक रिएक्शन है, ठीक है, जैसे कि ये डी रिएक्शन है, ठीक है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ या फिर इसको बाहर परफॉर्म करवाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं इसको परफॉर्म करवा रहा हूँ, यहाँ पे डी रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है, डी रिएक्शन को मैं बाहर परफॉर्म करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन को अपन उसकी ओरिजिनल कंडीशन से बाहर परफॉर्म करवाते हैं, लैब के अंदर परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है, तो अपन उसको एक जनरली एक टर्म से डिनोट करते हैं, जिसको अपन बोलेंगे इन विट्रो, इन विट्रो, ठीक है। लैब के अंदर या फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको वो सारी कंडीशंस प्रोवाइड, वो सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करा दी गई है जो इस सेल के अंदर थी या फिर इस रिएक्शंस को होने के लिए चाहिए थी, ठीक है। इसका रॉ मटेरियल्स के इंटरमीडिएट्स, ठीक है, सारे इसको और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है, मतलब इससे ये रिएक्शन भी पूरी होगी, इससे रिजल्ट भी बनेगा, ठीक है। तो लैब कंडीशन के अंदर करा रहे हैं तो क्या बोलेंगे तुमको, इन विट्रो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्यों बताया ये, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे इसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे तो इसको लिविंग थिंग क्या लिविंग बोल सकता हूँ क्योंकि सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को मैंने बाहर निकाल लिया, अब मैं इसको क्या बोलूँगा, लिविंग बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा, ये समझाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है, पहला आ जाएगा लिविंग थिंग, दूसरा मैं बोलूंगा लिविंग रिएक्शन, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, या फिर ये दोनों ही करेक्ट है या फिर ये दोनों ही गलत है, ठीक है। तो ये समझेंगे यहाँ पे। तो लिविंग थिंग बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, ये मैं यहाँ पे लिविंग थिंग का वर्ड इसके लिए यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये लिविंग सिस्टम से बाहर आ चुका है। सेल लिविंग सिस्टम है, टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर मीडियम जो भी है वो लिविंग थिंग नहीं है या फिर लिविंग नहीं है। इसके अंदर सिर्फ ये सिंगल रिएक्शन हो रही है, इसके अंदर ना तो कोई सेल प्रेजेंट है, ना कोई ऑर्गन प्रेजेंट है, ना कोई टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है, ओनली ये रिएक्शन हो रही है। तो मैं इसको लिविंग थिंग नहीं बोल सकता, ठीक है। लिविंग रिएक्शन बोलूंगा क्या, हाँ जी बिल्कुल
लिविंग रिएक्शन में इसको बोलूंगा। क्यों बोलूंगा? क्योंकि एक लिविंग सेल से निकाली गई है, ठीक है। लिविंग सेल से एक रिएक्शन निकाल के बाहर परफॉर्म करवा रहे हैं विद, मतलब इसको जो भी रिक्वायरमेंट है, फैसिलिटीज इसको चाहिए, जो इसको कंप्लीट होने के लिए चाहिए, वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं इसको लिविंग रिएक्शन बोल सकता हूँ, ठीक है। लिविंग थिंग इसको मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि अगर कोई रिएक्शन को अपन बाहर निकालें या फिर इन विट्रो में इसको इन विट्रो रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है, तो उसको लिविंग थिंग बोलूंगा या लिविंग रिएक्शन बोलूंगा, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड को भी ध्यान रखिएगा। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है। अब अपन चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। दूसरे की मैं बात करता हूँ, सेल्युलरिटी, ठीक है। सेल्युलरिटी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका मतलब भी इसी वर्ड के अंदर, ठीक है। तो इसको अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या क्या निकला यहाँ से? सेल, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सेल इज नोन एज सेल्युलरिटी हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है, ओपन बाद में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद में इसका रिजल्ट कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। तो मैं बोल सकता इसकी सेल्युलरिटी की अगर मैं बात करूं तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होंगे, चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर ह्यूमन एनिमल सेल, ठीक है। ह्यूमंस की बॉडी हो जाएगी वो एनिमल सेल से बना होगा, तो प्लांट की बॉडी हो जाएगी वो प्लांट सेल से बनी हुई होगी, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर वो ऑर्गेनिज्म ले लिए जिनको अपन देख भी नहीं सकते, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो बैक्टीरिया फंजाई आ जाएंगे, ठीक है। सेल उनके अंदर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बात बोल सकता हूँ कि जो ऑल ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ किससे बने होंगे? सेल से बने होंगे, ठीक है। अब सेल को अपन अगर क्लासिफाई करें, ठीक है, तो किसके बेसिस पे अपन इसको क्लासिफाई कर सकते हैं? कि नंबर के बेस पर, कि एक सेल है या एक से ज्यादा है, दो सेल है, तीन सेल है, ठीक है। और उसके टाइप पे हो जाएगा वो, मतलब किस टाइप का सेल है, ठीक है। तो अगर मैं इसको आगे क्लासिफाई करूं कि नंबर के बेस पे और टाइप के बेस पे, ठीक है। अगर मैं नंबर के बेस पे तो क्लासिफाई करता हूँ कि मतलब ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल से बना है या दो सेल से, ठीक है। तो इसके अंदर सेल का नंबर हो सकता है वो एक भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है, ठीक है। वन सेल भी हो सकता है, मोर देन वन सेल भी हो सकता है। अगर वहां पे एक सेल प्रेजेंट होगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा? यूनिसेलुलर। अगर वहां पे मोर देन वन होगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा? मल्टी सेलुलर। समझ में आया? अगर ऑर्गेनिज्म है तो वहां पे सेल होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। चाहे वो एक सेल ही क्यों ना हो, ठीक है। ऑर्गेनिज्म होगा तो वहां पे सेल होगा ही होगा, ठीक है, ये मस्ट है। अगर और वो उसका नंबर एक भी हो सकता है, अगर एक ऑर्गेनिज्म है तो सेल होगा चाहे एक ही क्यों ना हो, ठीक है। तो एक है तो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और मोर देन वन है तो भी ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी के अंदर वो आएगा, ठीक है। अगर टाइप की बात करें तो यहाँ पे टाइप की भी सेल की टाइप की भी दो पॉसिबिलिटी बन जाएगा। एक आ जाएगा अपने पास में प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा अपने पास में आ जाएगा यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरिया सेल हो गए, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल जैसे अपने हो गए ह्यूमन सेल हो गए, प्लांट सेल हो गए, ठीक है। तो वो यूकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब आप बता दीजिए सेलुलरिटी है वो डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है? आई थिंक सबको ही पता चल गया होगा, ठीक है। क्योंकि जहाँ सेल होगा वही, अगर ऑर्गेनिज्म होगा तो वहाँ पे सेल तो प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। और सेल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगा और ओनली इन ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया।
ये सेलुलर टिप अपने पास में क्या आ जाएगा, डिफाइनिंग फीचर आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए अपन चलते हैं अगले की ओर। थर्ड की बात करूं तो अपन लेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले अपन इसका मतलब समझेंगे, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब हो जाएगा कि मतलब एक से दो बनाने होते हैं। ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि अपने ही जैसा एक और बनाना होता है, एक या फिर एक से ज्यादा, वो आप लोग समझदार है, एक बनाना है या दो बनाना है। ठीक है, तो मतलब अपने जैसा उसको बनाना होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ ओन काइंड। ठीक है, ओन काइंड के ही बनेंगे। ठीक है, ह्यूमन बीइंग होते हैं वहां से ह्यूमन बीइंग ही बनेंगे, वहां से कुत्ता नहीं आएगा। ठीक है, जो बिल्ली होगा वहां से बिल्ली बनेगा, कुत्ते से कुत्ता ही बनेगा। ठीक है, और आदमी से आदमी बनेगा, लड़के भी बन सकते हैं। ठीक है, मतलब ह्यूमन से ह्यूमन बीइंग ही बनेगा, बेसिकली कहने का ये मतलब है। ठीक है, आदमी से कुत्ता नहीं बन सकता, कुत्ते से आदमी नहीं बन सकता। ठीक है, तो वही इसका मतलब हो जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ ओन काइंड, मतलब हो जाएगा अपने ही जैसा बनाना होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन बेसिकली दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, इसको क्लासिफाई करूं मैं, एक हो जाएगा अपने पास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा आ जाएगा अपने पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए अपन ने कोई चीज को क्लासिफाई किया है। ठीक है, रिप्रोडक्शन को क्लासिफाई है, दो ग्रुप के अंदर क्लासिफाई किया इसको, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, जब भी किसी चीज को क्लासिफाई किया जाता है वहां पे कुछ ना कुछ बेसिस जरूर लिया जाता है कि अपन इस बेसिस पे इस चीज को दो ग्रुप में या फिर तीन ग्रुप में या चार ग्रुप के अंदर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बेसिस होगा। तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन को इन दो ग्रुप के अंदर क्लासिफाई करते टाइम में कौन सा बेसिस यूज किया गया था, उनमें बेसिस लिया गया था कि फर्टिलाइजेशन बेसिस का यूज किया गया था। इसको याद रखेंगे अपन। ठीक है, कि ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन या फिर अपन इसको बोल सकते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, कि गैमेट का फ्यूजन होगा या नहीं होगा। ठीक है, उनके बेसिस पे रिप्रोडक्शन को दो ग्रुप के अंदर क्लासिफाई किया गया है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, अब हम इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नंबर ऑफ पेरेंट इन्वॉल्व, कि एसेक्सुअल के अंदर कितने पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, सेक्सुअल के अंदर कितने इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो बात करूं अगर एसेक्सुअल की, तो इसके अंदर ये यूनिपेरेंटल होगा। यूनिपेरेंटल मतलब इसके अंदर एक ही पेरेंट होगा, एक ही से दो बनेंगे। कैसे बनेंगे वो आगे की बात करेंगे। ठीक है, सेक्सुअल के अंदर क्या हो जाएगा, यूनिपेरेंटल या फिर बाई पेरेंटल। ठीक है, यूनि भी हो सकता है और बाई भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो बाई पेरेंटल हुआ, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, एक मेल होगा दूसरा फीमेल होगा। ठीक है, मतलब ऑपोजिट सेक्स के होंगे इसके अंदर। अगर वो बाई पेरेंटल हुआ तो ठीक है, इसके अंदर क्या कंडीशन हो गई, अगर बाई पेरेंटल हुआ तो ऑपोजिट सेक्स के होंगे, एक होगा मेल एक होगा फीमेल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मोस्टली क्या होता है, बाई पेरेंटल ही होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे अपन। सेक्सुअल के अंदर कौन सा होता है, मोस्टली कौन सा होता है, बाई पेरेंटल कंडीशन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर अपन बात करें इसके दूसरे कैरेक्टर्स की, तो दूसरा कैरेक्टर आ जाएगा अपने पास में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, गैमेट का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा एसेक्सुअल के अंदर। ठीक है, तो अपन बात करें तो इसके अंदर हो भी सकता है
और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मोस्टली कौन सी कंडीशन होती है सेक्सुअल के अंदर, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक से दो वो सीधे बनते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा बन गया, गेमेट का फॉर्मेशन जनरली नहीं होता है। लेकिन इसमें दूसरी कंडीशन क्या बताई गई है, हो भी सकता है। तो वो किसके अंदर हो सकता है, ये होगा अपने आपके पास में पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस कंडीशन के अंदर ये होगा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। अगर सेक्सुअल की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इसके अंदर होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा उसमें, ठीक है। और अगर सेक्सुअल है तो वहां पे फॉर्मेशन होगा ही होगा मेल और फीमेल का, मेल और फीमेल गैमेट्स का, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी की मैं बात करूं कि फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन या फिर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स या फिर फर्टिलाइजेशन की मैं बात करूं तो सेक्सुअल के अंदर वो क्या होगा, ऑलवेज एब्सेंट होगा, ऑलवेज वो क्या होगा, एब्सेंट होगा इसके अंदर एसेक्सुअल के अंदर, ठीक है। इसी के बेसिस पे तो क्लासिफाई किया गया था कि फर्टिलाइजेशन या फिर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। तो वो एसेक्सुअल के अंदर क्या होगा, ऑलवेज एब्सेंट होगा, और इसके अंदर क्या होगा, ऑलवेज प्रेजेंट होगा सेक्सुअल के अंदर, ठीक है। अगर इसके फोर्थ एक्टिविटी में बात करूं, कॉम्प्लेक्सिटी को मैं लेता हूं, कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो ये क्या होगा, बिल्कुल सिंपल होता है। सिंपल कैसे होगा वो भी बताऊंगा मैं, सिंपल कैसे होगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसको रिप्रोडक्शन करना है तो रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, एसेक्सुअल होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्या कर लेगा, फरो बना लेगा इधर से इधर, पेरिफेरी टू यहाँ से, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये दो के अंदर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, यहाँ से दूसरा बन जाएगा, ठीक है। ये भी क्या करेगा, बेसिकली सीधा यहाँ, ये यहाँ से कट करेगा, इसके दो बन जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, एक से दो बन गए, दो से चार बन गए, ठीक है, ऐसे। और ये फास्ट भी होता है, ठीक है, इनमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता है, सिंपल, और अपन इसको बोल सकते हैं फास्ट है, ठीक है। और अगर सेक्सुअल की बात करें तो ये क्या जाएगा, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स और स्लो। कॉम्प्लेक्स कैसे होगा, हम सभी जानते हैं, अगर एग्जांपल ले अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, ठीक है, कि पहले फर्टिलाइजेशन होगा, देन उसके बाद में 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है। 9 मंथ के अंदर क्या क्या उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती है, फीमेल को, मतलब को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, कितना पेन वगैरह होते हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए अपन बोलेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। देन उसके बाद में स्लो प्रोसेस, ये सभी को पता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन गेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है, तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है इन लोगों को, ठीक है। तो ये चार्ट है, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं अपन। अब एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उन एग्जांपल्स को चल लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसने क्या कुछ एग्जांपल्स दिए, ठीक है। तो पहले पहले की बात करेंगे अपन, फीजन, फीजन की अपन बात करेंगे, ठीक है।
तो फिजन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। फिजन हो जाएगा वो मोस्टली किसके अंदर होगा, यूनिसेलुलर के अंदर, ठीक है। मोस्टली इन यूनिसेलुलर, तो वो भी कौन सा, बैक्टीरिया, इसके अंदर ये कॉमन होता है। यूनिसेलुलर जो बैक्टीरिया है उसके अंदर ये कॉमन। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि यूनिसेलुलर बैक्टीरिया में तो उसके अंदर 100% फ्यूजन होगा, ठीक है, लेकिन ये बोल सकते हैं कि मोस्टली यूनिसेलुलर बैक्टीरिया के कॉमन रिप्रोडक्शन मोड होता है फिजन किसके अंदर, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। और अपन ये इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वो मोस्टली किसके अंदर होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर बैक्टीरिया का ये कॉमन मोड है, ठीक है, बैक्टीरिया का ये कॉमन मोड है फिजन, ठीक है। लेकिन ये मोस्टली किसके अंदर होता है, मोस्टली इन यूनिसेलुलर, ठीक है, मोस्टली इन यूनिसेलुलर, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, ठीक है, मोस्टली यूनिसेलुलर के अंदर होगा, ठीक है। और कॉमन मेथड किसके अंदर होगा, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया के अंदर होगा, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें कि फिजन कितने टाइप का होता है, तो ये बेसिकली 2 टाइप का होता है, ठीक है। फिजन हो जाएगा बेसिकली, एक हो जाएगा अपने पास में बाइनरी फिजन, और दूसरा अपन लेते हैं मल्टीपल फिजन, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, बाइनरी फिजन का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीपल फिजन का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। बाइनरी फिजन का मतलब हो जाएगा कि एक से दो बन रहे हैं, ठीक है। बाइनरी मतलब बाई बाई मतलब हो जाएगा दो, ठीक है, मतलब एक से दो बनेंगे, ठीक है। और मल्टीपल फिजन का मतलब क्या हो जाएगा कि एक से मोर देन 2 बन रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए बैक्टीरिया का एग्जांपल है कि एक बैक्टीरिया से 2 बन रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा, बाइनरी फिजन। अगर बात करें कि एक बैक्टीरिया से 3 बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, तो उसका वो किसके अंदर में आ जाएगा, मल्टीपल फिजन के अंदर में आ जाएगा। अब बाइनरी फिजन कब होगा, मल्टीपल फिजन कब होगा, ठीक है। तो इसकी बात करें अपन करें तो बाइनरी फिजन किसके अंदर होगा, जब फेवरेबल कंडीशन होगी, फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। और मल्टीपल फिजन कब होगा, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर। इतना समझ में आया कि क्या होगा, रिप्रोडक्शन फिजन हो जाएगा मोस्टली यूनिसेलुलर बैक्टीरिया के अंदर होगा, ठीक है। मोस्टली किसके अंदर होगा, यूनिसेलुलर के अंदर, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, ठीक है। देन उसके बाद में 2 टाइप का आ जाएगा, बाइनरी फिजन आ जाएगा, मल्टीपल फिजन आ जाएगा। बाइनरी फिजन कब होगा, फेवरेबल कंडीशन के अंदर, और मल्टीपल फिजन कब होगा, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, ठीक है। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। पूछी जाती है ये कि बाइनरी फिजन कौन से कंडीशन में होता है, फेवरेबल के अंदर, और मल्टीपल फिजन किसके अंदर होता है, वो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद में इसके एग्जांपल्स की बात करें जो एनसीईआरटी ने दिए हैं किसके, फिजन के, एक तो हो जाएगा पैरामीशियम, पैरामीशियम आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आ जाएगा अपने पास में अमीबा, फिर आ जाएगा अपने पास में ईस्ट, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल है वो आपको याद रखने फिजन के अंदर, पैरामीशियम, अमीबा और ईस्ट आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो बाइनरी ये फिजन समझ में आया, कोई डाउट हो तो बताइएगा। मोस्टली यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, मोस्टली यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर बैक्टीरिया के अंदर कॉमन मेथड, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, एग्जांपल हो जाएगा पैरामीशियम, अमीबा और ईस्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं, एक मिनट, ये ईस्ट नहीं होगा, यहाँ पे गलत है, सॉरी, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमीबा और बैक्टीरिया, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें, बडिंग,
बडिंग एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस आ जाएगा। इसके अंदर अपन इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि जैसे कि ठीक है, जनरली थोड़ा हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, मैं आपको एग्जांपल बाद में बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि ये पेरेंट बॉडी आ जाएगा। ठीक है, ये पेरेंट बॉडी है। बडिंग का मतलब इसके एक वर्ड लीजिए अपन, बड, बड ले लेते हैं अपन इसका। ठीक है, तो ये पेरेंट बॉडी है। ठीक है, तो जैसे ये ग्रो होगा, ठीक है, मैच्योरिंग स्टेज के अंदर पहुंचेगा, फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर पहुंचेगा, ये जो पेरेंट बॉडी है। ठीक है, इसके लोअर रीजन से एक छोटा सा बड बनेगा। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे बड, क्या बोलेंगे, बड हो जाएगा। ठीक है, और ये धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा साइज के अंदर। इसके जैसा ही बन जाएगा ये भी। ठीक है, जैसे ये स्ट्रक्चर है वैसा ही बनेगा, छोटा होगा फिर साइज के अंदर बड़ा होगा। ठीक है, और जैसे ये मैच्योरिंग स्टेज के अंदर पहुंच जाएगा तो ये पेरेंट अलग हो जाएगा, और ये जो बड है वो अपना एक अलग बना लेगा, मतलब ये अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर बन जाएगा, मतलब एक से दो बन जाएगा। सिंपल सिंपल यही है कि जो पेरेंट बॉडी होगा उसके लोअर रीजन से एक छोटा सा स्मॉल बड निकलेगा, वो इंक्रीज होगा सेल्स के अंदर। इसका जो न्यूक्लियस होगा, हाफ न्यूक्लियस इसके अंदर डिवाइड होकर इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन इसके अंदर प्रेजेंट होगा जो पेरेंट बॉडी के अंदर, उसका हाफ हाफ होकर इस बॉडी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो और जैसे वो मैच्योरिंग स्टेज के अंदर पहुंचेगी तो यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये अलग हो जाएगा, मतलब पेरेंट बॉडी से वो अलग हो जाएगा। तो पेरेंट बॉडी अलग चला गया, और ये जो बट वो अपना एक पूरा न्यू इंडिविजुअल बना लेती है। ठीक है, तो बर्डिंग के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, इतनी है। और एनसीईआरटी ने इसके जो एग्जांपल दिए हैं वो आपको इसके अंदर याद रखने पड़ेंगे। हाइड्रा एंड ईस्ट। ठीक है, तो ईस्ट मैंने वो वहां पे गलती से लिख दिया था पिजन के अंदर। इसके अंदर ये दो एग्जांपल है। पिजन के अंदर कितने एग्जांपल थे, तीन थे, पैरामीशियम, अमीबा और बैक्टीरिया। बर्डिंग के अंदर वो दो एग्जांपल का याद रखना है। मैच द फॉलोइंग के अंदर आते हैं। ठीक है, हाइड्रा और ईस्ट, इन दोनों से दोनों भी आ सकते हैं, फिर एक भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अगले की साइड अपन चलते हैं। तो थर्ड नंबर पे अपन एक्सरसाइज के अंदर बात करें। फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इसका मतलब ही इसी वर्ड के अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसका अपन ये वर्ड ले लेते हैं अपन, फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, छोटे छोटे सेगमेंट्स। ठीक है, सेगमेंट्स को अपन यहाँ पे फ्रेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या हो जाएगा कि जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसके अंदर ये सेप्टा प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है, कोश। ठीक है, तो जैसे अपन बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में कि जैसे कोई ये ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसके अंदर ये डिफरेंट सेप्टा प्रेजेंट आ जाएंगे। ठीक है, ये इसका एक एक सेल हो जाएगा। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब हो जाएगा कि कोई फ्रेगमेंट मतलब उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होना। ठीक है, अब जैसे किसी भी रीजन के कारण, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ से कट गया, ये पोर्शन कट गया, ये पोर्शन यहाँ से कट हो गया। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये एक ही ऑर्गेनिज्म था। ठीक है, जिसके अंदर कितने सेल थे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसके अंदर किसी भी रीजन की वजह से ये से कट गए ये पोर्शंस। ठीक है, तो ये कटे हुए पोर्शंस क्या करेंगे, एक न्यू इंडिविजुअल बना लेंगे। ठीक है, ये इसका बन गया, यहाँ पे कितने 5 न्यू इंडिविजुअल बन जाएंगे इनके।
एक से कितने बन गए, 5 बन गए। क्यों बने, क्योंकि एक सिंगल ओरिजिन था, इसके अंदर किसी भी रीजन से ये कट हो गया, ठीक है, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ठीक है। तो 5 फ्रेगमेंट है इसके अंदर, 1 2 3 4 5, और 5 से क्या बन गए, 5 न्यू इंडिविजुअल बन गए, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का यहाँ पे अगर सिंपल भाषा में इसकी डेफिनेशन अपन समझे तो क्या जाएगा, ठीक है, कि एक ही ऑर्गेनिज्म किसी भी रीजन के कारण अगर कट जाता है, ठीक है, या फिर उसके अंदर कोई मतलब ये पोर्शन कट हो जाता है, तो वो जो कटा हुआ पोर्शन है, ठीक है, वो क्या बना लेगा, एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो इसके अगर अपन एग्जांपल्स की बात करें, फ्रेगमेंटेशन का डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, और इसके एग्जांपल जो कि एनसीईआरटी ने यहाँ पे दिए हैं इसको याद रखने के लिए। और हाँ, एक बात और, ठीक है, कि फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर कॉमन होता है, ठीक है, जैसे अपन ने उसके अंदर पढ़ा था कि जो ये फिजन होता है वो किसके अंदर कॉमन होता है, मोस्टली यूनिसेलुलर के अंदर, और कॉमन किसके अंदर होता है, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर कॉमन होता है, ठीक है, तो ये कॉमन आ जाएगा अपने पास में फिलामेंटस, हाँ, फिलामेंटस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कॉमन होगा। कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आ जाएगा किसके अंदर, फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म के अंदर। कौन सा आ जाएगा, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और अब अपन इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए थे। तो एक अपन बात करते हैं प्रोटोनीमा ऑफ मोस, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा फिलामेंटस एल्गी और फंजाई, ठीक है। ये 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं जो फ्रेगमेंटेशन के अंदर आते हैं। एस सॉल्यूशन में फ्रेगमेंटेशन के 3 एग्जांपल, प्रोटोनीमा ऑफ मोस, फिलामेंटस एल्गी और फंजाई, ठीक है। अब ये प्रोटोनीमा ऑफ मोस क्या होता है, ठीक है, ये जनरली गेमेटोफाइट होते हैं, ठीक है। मोसेस के अंदर 2 टाइप के गेमेटोफाइट प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको जनरली का आइडिया दे रहा हूं, यहां पे याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक तो हो जाएगा अपने पास में प्रोटोनीमा, दूसरा आता है अपने पास में लीफी स्टेज, ठीक है। जो प्रोटोनीमा होता है वो तो होता है जुवेनाइल, मतलब इमेच्योर, ठीक है, और लीफी स्टेज होता है वो मैच्योर स्टेज होती है। अपन जनरली इसको अपन फर्स्ट स्टेज मानते हैं, इसको अपन सेकंड स्टेज मानते हैं, ठीक है, समझ में आया। प्रोटोनीमा ऑफ मोस जनरली क्या है, गेमेटोफाइट है किसका, मोस का। मोस के अंदर 2 टाइप के गेमेटोफाइट पाए जाते हैं, एक तो प्रोटोनीमा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा लीफी स्टेज, ठीक है। ये जुवेनाइल स्टेज को अपन बोलते हैं, ये मैच्योर स्टेज को अपन बोलते हैं, ठीक है। प्रोटोनीमा अपन बोलते हैं फर्स्ट स्टेज, इसको अपन बोलते हैं सेकंड स्टेज, ठीक है। उसके बाद में फिलामेंटस एल्गी, ठीक है, फिलामेंटस एल्गी। अब मैच द फॉलोइंग अगर ये पूछ भी, या तो डायरेक्ट आ जाएगा फिलामेंटस एल्गी, या फिर इसके एग्जांपल को पूछ सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर जनरली अपन 2 टाइप के 2 एग्जांपल पढ़ते हैं फिलामेंटस एल्गी के अंदर, ठीक है। पहला आ जाएगा यूलोथ्रिक्स, दूसरा अपन बात करते हैं स्पाइरोगायरा, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल आपको यहाँ पे याद रखने, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा क्या है, फिलामेंटस एल्गी। और इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, किसके अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंटेशन की बात होगी यहाँ पे, नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे वाले पे चलते हैं, ठीक है। इसके अंदर लास्ट की बात करते हैं अपन, रीजनरेशन की अपन इसके अंदर बात करेंगे, ठीक है। रीजनरेशन, ठीक है। जनरली क्या होता है, रीजनरेशन होता है वो रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। इसको ऐड कर दिया गया है एक्सेसुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो रीजनरेशन क्या होता है, भाई ये रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सेम ही चीज होते हैं, ठीक है। कोई मान लीजिए ये भी कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सेप्टा प्रेजेंट है, इसके अंदर रीजनरेशन क्या हुआ, कोई पोर्शन कट हो गया, ठीक है, उसके अंदर क्या था, एक सेल वाला रीजन कट हो गया, तो उसके अंदर न्यू रीजन बना लेगा वो, ठीक है। और रीजनरेशन के अंदर क्या होगा, मान लीजिए ये एक पोर्शन कट हो गया यहाँ से, ठीक है, तो ये इतना ही पोर्शन क्या बना लेगा, एक न्यू रीजन बना लेगा इसके अंदर, ठीक है। मतलब ये रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं होता, लेकिन इसके अंदर क्या हो जाएगा, अगर पोर्शन कोई कट हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा सेल नहीं, फ्रेगमेंटेशन में अपन ने क्या देखा था, उसके अंदर
ये सीक्वेंशियल फ्रेगमेंटेशन होता है उसके अंदर, ठीक है, एक सेल होगा वो बनाएगा, ठीक है। इसके अंदर रीजनरेशन का क्या हो जाएगा, कोई पार्ट कट गया, ठीक है, जैसे हमने डैमेज हो जाती है, उंगली कट जाती है, ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर कोई किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका कोई पार्ट कट गया छोटा सा, तो वो पार्ट ही पूरा का पूरा नया इंडिविजुअल बना लेगा उसके अंदर, ठीक है। तो उसी को अपन बोलते हैं रीजनरेट, मतलब वो रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। रीजनरेशन इतना ही है, ठीक है। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है, तो पहले क्या पढ़ा, पहला पॉइंट क्या पढ़ा, जनरली प्रोडक्शन का पार्ट ये नहीं है, ठीक है। इसके एग्जांपल देखे जो एनसीईआरटी ने दिया वो दिया प्लेनेरिया, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर ट्रू रीजनरेशन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसी का एग्जांपल है ये प्लेनेरिया, ट्रू रीजनरेशन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और ये आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है कि ट्रू रीजनरेशन किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो प्लेनेरिया के अंदर। प्लेनेरिया क्या है, बेसिकली एक वर्म है, ठीक है, फ्लैट वर्म आ जाएगा, प्लेनेरिया वर्म है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ट्रू रीजनरेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर इसके अंदर भी कटे हुए पोर्शन से होता है, फ्रेगमेंटेशन के अंदर भी कटे हुए पोर्शन से न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या हुआ, ठीक है, डिफरेंस है दोनों के अंदर। बेसिकली इसके अंदर क्या डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, जो फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन और क्या आ जाएगा उसमें रीजनरेशन। तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या हो जाएगा, कोई भी स्पेशल सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा रीजनरेट होने में, ठीक है। ठीक है, वही रीजनरेशन क्या होगा, इसका स्पेशल सेल का इन्वॉल्वमेंट होगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पेशल सेल, ठीक है। एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस, दूसरा क्या रहेगा, जो फ्रेगमेंटेशन होगा वो किसके अंदर होगा, लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगा। लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर जैसे अपने ने क्या देखा, मॉस देखा, मॉस लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद में और ये जो होगा वो हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर, वर्म्स हैं, ठीक है, वर्म कंपैरेटिवली इसके बहुत ज्यादा हायर होते हैं, हायर क्लासेस ऑर्डर के अंदर आते हैं, ठीक है, किसके कंपेयर में, मॉस के कंपेयर के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस हो गया, ठीक है, ये रीजनरेशन यहाँ पे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चार मोड थे, अपने चार पढ़े, चारों के अंदर हो गए, चारों हो गए। उसके बाद में इनके एग्जांपल्स का अपन एक चार्ट बना लेते हैं यहाँ पे, तो याद रखने में इजी रहेगा। पहला कौन सा था, फ्यूजन, दूसरा कौन सा था, बडिंग, तीसरा कौन सा था, फ्रेगमेंटेशन, चौथा कौन सा जाएगा, रीजनरेशन, ठीक है। इनके एग्जांपल्स की बात करें, फ्यूजन के अंदर कौन से थे, बडिंग के अंदर, फ्रेगमेंटेशन के अंदर और रीजनरेशन के अंदर। तो फ्यूजन के अंदर अपन ने कौन कौन से पढ़े थे, पैरामीशियम, अमीबा और बैक्टीरिया, ठीक है। बडिंग के अंदर कौन से पढ़े थे, हाइड्रा, ईस्ट। फ्रेगमेंटेशन के अंदर कौन से पढ़े थे, प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, फिलामेंटस
एल्गी और फंजाई। रीजनरेशन के अंदर कौन से पढ़े थे? प्लेनेरिया। इसके अंदर अपन को क्या याद रखना है? ट्रू रीजनरेशन। और इसमें दो एग्जांपल अपन को याद रखने हैं, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरल वगैरह। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए एक बार। हो गया। अब मेन बात कि रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग फीचर कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन उस पर बात करेंगे। रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है रिप्रोडक्शन। कोई भी नॉन लिविंग एंटिटी है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है। ठीक है, फिर भी अपन इसको डिफाइनिंग फीचर कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इसका रीजन बताते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तो कंफर्म है कि रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं हो सकता है, फिर नॉन लिविंग थिंग के अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, होगा तो ओनली इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर भी रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ जो ऑर्गेनिजम होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म आर नॉट कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। कौन कौन से ऐसे हैं? एग्जाम्पल अपन लेते हैं, मैं बताता हूँ आपको। म्यूल हो गया, खच्चर अपन जिसको बोलते हैं, हिन्नी हो गई, ठीक है, और अनफर्टाइल ह्यूमन हो गया, जिसको अपन बोल सकते हैं ट्रांसजेंडर। ठीक है, और अब आगे आप पढ़ोगे कि बी स्टेराइल, वर्कर्स हो गए। ठीक है, तो ये क्या है? ऑर्गेनिज्म तो है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, लेकिन फिर भी रिप्रोडक्शन में कैपेबल नहीं है। तो इस इनकी वजह से हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर में कंसीडर नहीं कर सकते। समझ में आया? नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आज क्लास को अपन यही एंड करते हैं। अपन ने आज कौन कौन से पढ़ लिया? मेटाबॉलिज्म कंप्लीट कर लिया, और सेलुलरिटी कंप्लीट कर लिया, और रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। 3 अपन ने पढ़ चुके हैं। ठीक है, बाकी बच्चे हैं 2, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। थैंक यू। अगर कोई आपको डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा, कमेंट कर सकते हैं। और तब तक के लिए बाय।